वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है हर संडे की सैर पर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स लेता हूं। तो अगर आपको कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ है, तो बिल्कुल इस प्रोग्राम में आप फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह प्रोग्राम शुरू होने से पहले लाइन्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो लाइनें हैं जगमगाना शुरू कर देती हैं। बेशुमार कॉलर्स लाइन के ऊपर होते हैं, आपकी जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं इसका शुक्रिया। हमारी भी कोशिश होती है कि आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है दी जाए, और मेरी ख्वाहिश होती है कि जितनी ज़्यादा कॉल ले सकूँ मैं लूँ। नाज़रीन, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि जी मैंने बच्चों की नेशनलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। तो लास्ट मैंने मंडे को उनसे फोन करके पूछा था कि क्या बना केस का। उन्होंने कहा था कि आपका डिसीजन हो गया। अच्छा। तो ट्यूसडे तक आपको लेटर आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो लेटर नहीं आया। मजीद मुझे क्या करना चाहिए? दोबारा फोन करना कि क्या होना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ऐसे कामों में सब्र से काम लेते हैं। बस अगर उन्हें कहा मंडे को भेजने का या ट्यूसडे को, तो इसका मतलब 2-3 दिन में लेटर मिल जाएगा। कभी कभी लेटर लिखने में, टाइप होने में, पोस्ट होने में आपको मिलने में थोड़ी देर लग जाती है। इंतजार करें, मेरे ख्याल में 2-3 दिन में या जो कमिंग वीक में मुझे यकीन है कि आपको लेटर मिल जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपसे क्वेश्चन करना है जी लॉन्ग कीजिए। रेजिडेंस के बारे में। जी। मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। मेरी लॉन्ग रेजिडेंस है 10 ईयर्स की, और मैं पाकिस्तान गई थी 2004 में, और तब वहाँ पे वापसी मैंने अभी पासपोर्ट चेक किए तो वहाँ पे वापसी में जो होम ऑफिसर उसने स्टैंप नहीं लगाई मुझे। तो बाकी मेरे सब इन टाइम एप्लीकेशन रही हैं, सब कुछ इन टाइम रहा है और कोई गैप भी नहीं है, सब कुछ ठीक रहा है। मतलब 10 साल हो गए लॉफुली एज अ स्टूडेंट प्लस PSW। तो मुझे बस ये कंसर्न है कि वो जो उन्होंने स्टैंप नहीं करी है, क्या उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर दें। बात का ऐसे भी होता है कि आपका वीज़ा लगा हुआ है, आप बेशक 10 मरतबा ट्रैवल करके वापस आ जाएं। कभी कभी वो स्टैंप कर देते हैं, आमतौर पर करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर 10 साल लीगली आपने पूरे कर लिए, तो लाइफ इन यूके टेस्ट अगर आपने पास कर लिया, तो आप अप्लाई कर दें इंडेफिनिट स्टे के लिए। मुझे यकीन है कि फ्यू वीक्स में ही आपको स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। ये हेलो। जी। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्ते। हाँ जी, एक्चुअली मैं यहाँ पे 99 में आई थी और मैंने 2000 में अपने हस्बैंड के साथ मैरिज की थी। अच्छा। उसके पास उस टाइम इंडेफिनिट था, बट उस जब हमने अप्लाई किया था तो 5 साल तक मतलब मेरी फाइल गुम हो गई थी। तो 5 साल बाद उन्होंने मुझे डिस्क्रिशनरी लीव 3 साल की भेज दी थी। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे 2008 को फिर एक्सपायर्ड हुई, तो फिर उन्होंने फिर 3 साल के लिए, अब जैसे फिर एक्सपायर्ड होने वाली है नवंबर को। तो मुझे ये पूछना था कि मैं हैंड टू हैंड जैसे सेम डे पर जाके अप्लाई कर सकती हूँ वीज़ा, कि नहीं मुझे पोस्ट में करना पड़ेगा? और उसके इंडेफिनिट के बाद मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे साथ में ही ब्रिटिश अप्लाई करनी पड़ेगी? मतलब इसमें मेरी एक बेटी है, उसके पास भी ब्रिटिश है और मेरे हस्बैंड के पास भी ब्रिटिश है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि आपका जो प्रीमियम सर्विस पे नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपकी डिस्क्रिशन लीव थी। अगर मैरिज की बेस पे आपको मिला होता तो फिर तो आप फौरी तौर पर जा सकती थी, लेकिन जब आपने एप्लीकेशन की उस वक्त मुझे लगता है आप ओवर स्टे थी, इस वजह से आपको उन्होंने डिस्क्रिशनरी लीव दे दी है। तो बहरहाल एक तो ये है कि आप जो एप्लीकेशन है ये थ्रू मेल ही आप एप्लीकेशन कर सकेंगी। तो जब आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाए, उसके बाद अगर आप मैरिज, आप चूँकि आपके हस्बैंड ब्रिटिश नेशनल, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस हैं कि आपको नेशनलिटी मिल जाएगी अगर फ़ौरन अप्लाई करें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। वो इसलिए कि आपको जो स्टे है वो मैरिज की बेस पे नहीं मिला है। लेकिन मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले इंडेफिनिट स्टे लें, उसके बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दें, तो देखें क्या होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर। जी फरमाइए। सर, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। अच्छा। तो मेरा वीज़ा, मेरे पास मैरिज वीज़ा इस वक्त 6 माह का। अच्छा सर, अभी मैंने स्पाउस सेटलमेंट वीज़े के लिए जमा करवाना है। मैंने इधर शादी की है तो मैं जमा करवाना चाह रहा हूँ, उसमें सबमिट करवाना है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मेरी वाइफ, उनमें सर्कमस्टांसेस में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। जब मैंने मैरिज वीज़ा लिया था तो उस वक्त वो बेनिफिट्स नहीं थी ले रही। अभी उन्होंने, हमारे माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं तो इधर इंग्लैंड में ही, तो वो एक बच्चे का चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड बेनिफिट, और सेकेंडली वो हाउसिंग बेनिफिट ले रही हैं। ये 2 चीजें हैं। क्या मुझे अभी ये अपना केस सेटलमेंट स्पाउस वीज़े के लिए जमा करवा देना चाहिए, या पहले ये है कि इनका ये सारा कुछ छोड़ें तो फिर मुझे अप्लाई करना चाहिए? अगर ये ना छोड़ें तो मैं अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या चांसेस हैं? क्या मेरा अपील मंजूर होने, अगर अपील आ जाती है तो क्या मैं इंग्लैंड में रहूंगा या मुझे वापस जाना पड़ेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने इमिग्रेशन वालों के साथ हाथ किया है। अगर उनको पहले पता होता कि आप अपने आप को यहाँ पे मेंटेन अकोमोडेट नहीं कर सकते थे, आपकी मिसेज यहाँ पे आपको मेंटेन अकोमोडेट नहीं कर
सकती, वो आपको वीज़ा ही नहीं देते। उस वक्त तो आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि आप अपने आप को विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड मेंटेन अकोमोडेट करेंगे। अब आप अगर बेनिफिट्स पे चले गए तो मुझे लगता है कि आपको खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और वो जो मुकदमेबाजी में जितनी आप फ़ी खर्च करेंगे, ये जो बेनिफिट्स इससे कई गुना फ़ी उसमें ज़्यादा खर्च करेंगे, तो चांसेस आपके स्टे मिलने के बहुत कम हो जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं कि अगले कॉलर कौन। जी वालेकुम सलाम। भाई मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। एक ये कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और मुझे अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ डिसेबिलिटी की वजह से मैं काम नहीं कर सकती, तो हमारे पास थर्ड पार्टी स्पॉन्सर है। आप सिर्फ ये बता दें कि थर्ड पार्टी स्पॉन्सर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ जाएंगे उनका वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और दूसरी वो यहीं पे स्टूडेंट है। और दूसरी बात ये है कि मेरी एक दोस्त है, उसके पास रिफ्यूजी स्टेटस है ह्यूमन राइट पे, तो उसने जब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना, उसको लाइफ इन यूके पास करना पड़ेगा कि नहीं? प्लीज ये डिटेल से बता दें, हमने एप्लीकेशन डालनी है नेक्स्ट वीक में। जी आपके कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके फ्रेंड का तल्लक है तो उसको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं, वो उसके बगैर ही अप्लाई कर सकती है। जहाँ तक आपके केस का तल्लक है, अगर तो कोई टेम्परेरी तौर पर कोई हो थर्ड पार्टी सपोर्ट, वो तो एक्सेप्ट करते हैं, शुरू में तो होती थी लेकिन बाद में बंद कर दी थी, फिर एक डिसीजन एक आया कोर्ट ऑफ अपील का, वहाँ से फिर उन्होंने अलाउ की। लेकिन अगर कोई टेम्परेरी तौर पर हो, ये नहीं कि परमानेंटली कोई आदमी कहे कि जी मैं आपको सपोर्ट करता हूँ पूरी ज़िंदगी, वो आपके हस्बैंड को सपोर्ट करते रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर टेम्परेरी कोई है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो वो थर्ड पार्टी सपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, नमस्कार। जी नमस्कार। मलिक साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। लेगेसी में ये रिफ्यूज को क्यों कर रहे हैं जिन्होंने 2007 से पहले असाइलम क्लेम किया था? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिनको ये नो बेसिस स्टे लेटर इन्होंने भेजी है, तो उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है लेटर उनको डिपोर्ट करने के लिए? जी मैं समझ गया। आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो लेगेसी में काफ़ी सारे लोगों को, लाखों की तादाद में जिनको स्टे मिल चुका है, लेकिन बाद लोगों को एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी कर रहे हैं। तो जिसको रिफ्यूज़ कर दें तो मेरी एडवाइस है कि उसको इमीडिएटली हाई कोर्ट में चैलेंज कर देना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखे हैं जितने सारे काफ़ी सारे केसेस जो हाई कोर्ट में गए, उसमें से काफ़ी लोगों को होम ऑफिस ने डिस्क्रिप्शन लीव दे दी है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आपकी या किसी और की अगर जो लेगेसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो उसको इमीडिएटली हाई कोर्ट में जुडिशल रिव्यू में चैलेंज कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन ये कि मैं 10 इयर्स की बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ। सेट ओ फॉर्म के ऊपर मैं चूंकि बैंकर ड्राफ्ट से पे करना चाहता हूँ बाई पोस्ट, सेट ओ फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि पेएबल टू होम ऑफिस ओनली, जो बैंकर ड्राफ्ट होता है, और आगे जाके लिखा हुआ है कि पेएबल टू होम ऑफिस लीव टू रिमेन। तो क्या ये होम ऑफिस को पेएबल करना है या होम ऑफिस लीव टू रिमेन को पे करना है? सॉरी, ये कंफ्यूजन जरा क्लियर कर दीजिए प्लीज। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में जो आप बैंकर ड्राफ्ट बनाए उसके ऊपर लिख दे होम ऑफिस लीव टू रिमेन, तो वो काफ़ी होगा, आपका काम हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन है कि जो कोई यूएसए से कोई विजिटर यहाँ आता है तो उसको कोई वीजा यहाँ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर इंडिया में किसी का वीजा रिजेक्ट हो जाता है और उसको अपील करने के लिए यहाँ कोर्ट में कितनी फीस लगती है और कितने दिन में डिसीजन आ जाता है? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में जो यूएस सिटीजन का तल्लक है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं बगैर एंट्री क्लियरेंस के, लेकिन एयरपोर्ट से उनको वीज़ा देते हैं। तो जो भी अगर किसी ने विजिट के लिए आना है तो वहाँ से आएगा और यहाँ से वीज़ा उसको मिल जाएगा। जहाँ तक अगर किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है वहाँ की, तो डिपेंड है कि किस किस्म की एप्लीकेशन है। अगर तो विजिटर किसी ने इंडिया से अप्लाई किया और एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया, अगर फैमिली विजिटर था तो राइट ऑफ अपील है, अदरवाइज नहीं है। तो अपील करने की कोई फ़ी नहीं है, लेकिन जब आप अपील कोर्ट में ले जाते हैं उस वक्त बैरिस्टर की या सॉलिसिटर की फ़ी इन्वॉल्व होती है। वो डिपेंड है कि जितनी अच्छी फर्म होगी इतनी शायद ज़्यादा फ़ी आपसे लेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे पता करना है कि डिस्क्रिप्शन लीज मुझे यहाँ पे 6 साल हुए हैं। अच्छा। 2 साल पीछे उन्होंने मुझे अपील पे रखा था, तो अपील के बाद मुझे 1 साल का वीजा दिया था। पता ये करना है, मैं अभी डिस्क्रिप्शन लीज अप्लाई करूँ तो क्या वो मुझे दे देंगे? और मुझे यहाँ पे 15 साल भी हो चुके हैं, तो मैं ये पता करना चाहता हूँ क्या वो मुझे, मैं अगर अप्लाई करूँ, मेरा नेक्स्ट ईयर जून तक मेरा वीजा है, क्या मैं अगर अप्लाई करूँ तो क्या वो मुझे रिफ्यूज नहीं करेंगे? ये पता करना है। थैंक यू। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपको 14 साल से ज़्यादा अरसा यहाँ पे हो गया तो आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि उसमें ये होता है कि 14 साल अगर आप लीगल रहे हों या इलीगल रहे हों या मिलाकर दोनों लीगल और इलीगल रहे हों, अगर आपने 14 साल पूरे कर लिए हैं लाइफ इन यूके टेस्ट पास करके, आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये लेनी थी कि मेरी वाइफ इनकैपेसिटी बेनिफिट्स ले रही हैं। अच्छा। तो सर
उनकी प्रॉब्लम भी है, हमारे पास जीपी का लेटर, उनकी एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट सारी मौजूद है हमारे पास। अच्छा। तो उसमें उसके साथ प्लस ये है कि वो हाउसिंग बेनिफिट ले रही हैं, तो क्या मुझे अपना स्पाउस सेटलमेंट वीजा जमा करवाना चाहिए या नहीं करवाना? आपका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे? सर मैं मैरिज वीजे पे। तो जब आपने वीजा अप्लाई किया था उस वक्त ये बेनिफिट्स पर नहीं थी? उस वक्त ले रही थी सर, उस वक्त वो इनकैपेसिटी ले रही थी पर बेनिफिट्स नहीं थी ले रही। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर उस वक्त तो बेनिफिट्स ले रही होती तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस नहीं थे। तो उस वक्त अगर आपने एस्टैब्लिश कर लिया था कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकती हैं तो आपने उसी को कंटिन्यू रखना था। दूसरी बात यह कि आपको जो वीज़ा मिला था 2 साल का, वो इसीलिए मिला था कि आप अपने को एस्टैब्लिश करते। बहरहाल अगर आप बेनिफिट्स के ऊपर वो चली गई हैं तो आप भी काम नहीं करते हैं तो आपके स्टे मिलने के चांसेस काफ़ी स्लिम हैं। तो ऐसे केस में मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर दे, आप एक अपील करते हैं, दूसरी करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो जितने आपने बेनिफिट्स लिए होते हैं इससे कई गुना रकम आप केस पे खर्च कर लेते हैं, तो फिर भी आपके स्टे मिलने के चांसेस कोई गारंटीड नहीं होते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, मेरा 98 से लॉन्ग रजिस्ट्री का मैंने केस डाला था। अच्छा। 98 से, तो लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि केस में कोर्ट में चला गया। कोर्ट में भी गया तो जज ने ये डिसीजन दिया कि जो मैंने प्रूफ देखे हैं या जो डॉक्यूमेंट है उनके हिसाब से तुम 2002 में या 3 में आए हो। अच्छा, ठीक है। तो और साथ उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि तुमने अपनी प्राइवेट लाइफ क्यों नहीं शुरू की। उसके बाद मैंने शादी की और मेरी बीवी के पास जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस का वीजा है 5 साल का। अच्छा। तो वो अभी ड्यू था इस जून में, तो उन्होंने इंडेफिनिटली अप्लाई किया है। तो उन्होंने हमें एक्नॉलेजमेंट भेजी है कि सेटलमेंट प्रोटेक्शन, इसमें आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है। और अभी आपका सवाल क्या है? जी, अभी कुछ अर्सा पहले 1 महीना तकरीबन हो गया है, तो होम ऑफिस ने दोबारा लेटर लिखा है कि आपकी वाइफ जो है उस कैटेगरी में नहीं आती है। लेकिन अभी आपका सवाल क्या है? आप सवाल अगर कोई ना पूछेंगे मुझे लाइन आपकी काटना पड़ेगी। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि उनका जो है जी, मुझे अनफॉर्चुनेटली आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगी। नाज़रीन, अगर आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करें तो मुख्तसरन अगर कोई सवाल है पूछ लिया करें। तो इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि आपके पास अगर इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, अपने किसी पूरी कॉन्फिडेंशियल एडवाइस लेनी है तो आप किसी अच्छे सोलिसिटर के पास चले जाएं, उनको पूरी बात बताएं, जिसमें 15-20 मिनट आधा घंटा लग सकता है। वो आपकी पूरी बात सुन के आपको एडवाइस कर सकेंगे। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे पूछना था, मेरे पेरेंट्स इधर आए हुए हैं 8-9 ईयर 10 ईयर्स मोस्टली होने लगे हैं, तो क्या उनको यहाँ हमने स्टे के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने वंस रिफ्यूज कर दिया था, तो उनको वीजा मिलेगा आगे? तो अभी केस कहाँ तक पहुँचा है जी? अभी केस कहाँ तक पहुँचा है? उन्होंने वहाँ एक दफा रिफ्यूज कर दिया था। तो फिर आपने क्या किया था? हमने फिर अप्लाई किया हुआ है अगेन। तो अभी थोड़ी देर हुई, उन्होंने कहा था कि वो मेरे मम डैड के बना रहे हैं पासपोर्ट। जी, आपकी कॉल, ये कि वो पाकिस्तान तो नहीं भेजा। मैं समझ गया। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में शुरू में जब आपका केस अगर रिफ्यूज हुआ था तो आपने उसको आगे कोर्ट में ले जाना चाहिए था, उसके खिलाफ अपील करनी थी, या अगर अपील कराई नहीं तो उसको हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए था। अब आपने अगर कोई एप्लीकेशन दे रखी है, मुझे नहीं पता कैसी एप्लीकेशन दे रखी है, बहरहाल अगर कोई एप्लीकेशन दी हुई है आपने तो फिर इंतजार करें उसका क्या फैसला आता है। अगर आपके खिलाफ आएगा तो आप उसको आगे कोर्ट में ज़रूर चैलेंज कर सकेंगे। अब मुझे नहीं पता आपने क्या एप्लीकेशन दी है, तो पहली एप्लीकेशन क्यों रिफ्यूज़ हुई थी, या फिर ज़्यादा बेहतरी आप किसी अच्छे वकील से जाकर मिले, उनको सारी बात बताएं, पहली एप्लीकेशन के बारे में बताएं वो क्या थी और क्यों रिफ्यूज़ हुई थी, आपने आगे कोर्ट में इसको क्यों नहीं ले गई हैं, आपने ये एप्लीकेशन क्या है, ये सारी बात सुनकर आपको कोई वकील एडवाइस कर सकता है। कॉल के लिए शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। मुझे ये जानना था कि मेरे हस्बैंड का 6 मंथ्स हो गए और मेरी एक बच्ची, मेरे ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरी बच्ची का ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो उनका हो सकता है ऐसे यहाँ का? उनका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे? ऐसे विजिट वीजा पे आए थे वो। तो फिर उसके बाद क्या किया? 4 साल हो गए। जी, मैं समझ गया। आपके कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड यहाँ पे आए थे तो इस दौरान शायद उनका विजिटर वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो अब आपके साथ पता नहीं शादी जो है रजिस्टर्ड हुई है या कि आपकी रिलीजियस मैरिज की है। ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से जाकर मिलें, उनको पूरी बात बताएं और देखें अगर वो बच्चे की बेस पे अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो शादी की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। किसी अच्छे वकील से जाकर मिलें और पूरी बात बताकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने पूछना था, मैंने दरअसल 6 मंथ पहले नेशनैलिटी अप्लाई की थी। अच्छा। तो 15 दिन के बाद उन्होंने मेरे पैसे और एक्नॉलेजमेंट लेटर मुझे आ गया था, तो अभी तक मेरी नेशनैलिटी नहीं आई। अभी 6 तारीख को मैंने 6 सितंबर को मैंने रिमाइंडर भेजा है। अच्छा।
तो ये कितनी देर में मुझे जवाब आ जाएगा? तो कितनी देर में नेशनैलिटी आती है? 6 माह से ऊपर हो गया, प्लीज मुझे बता दें। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर जो नेशनलिटी है 2 से 3 महीने में हो जाती है, तो 6 मंथ है, इसका मतलब है कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। आमतौर पर 2 से 3 महीने में नेशनलिटी मिल जाती है। ज़्यादा बेहतर है आप उनको फ़ोन करें, फ़ोन करके पता करें कि क्या इसमें डिले क्यों हो रही है। या फिर ये होता है कि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजती हैं, अगर उसको इनकम्प्लीट रखें, उसमें बाद इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ज़रूरी होती है, अगर आप वो ना दें, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपसे उनको नहीं मिलती, वो कहीं और से लेने की कोशिश करते हैं, उसमें डिले हो जाती है। तो शायद इसकी ये वजह हो। बहरहाल ज़्यादा बेहतर है कि रिमाइंडर आपने भेज दिया तो उनको फ़ोन किसी रोज़ कर लें। वो जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिली है उसके ऊपर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है और एक रेफरेंस नंबर लिखा है, उनको फ़ोन करके पता कर लें कि आपके केस में डिले क्यों हो रहा है। देर में आएगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी, मैं शादी करके यहाँ आई थी यूके में। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने, जैसे मुझे इंडिया से 2 साल का वीजा लगा, फिर मेरे हस्बैंड ने फिर से मुझे 2 साल का वीजा लगाया। अच्छा। अब वो फिर से मुझे, मेरा वीजा अगले साल खत्म हो जाएगा अगस्त में, वो फिर से मुझे 2 साल का ही देंगे। तो ऐसे मुझे 5 और 6 साल हो जाएंगे इस कंट्री में रहते हुए। मैं अपने तौर पे अप्लाई कर सकती हूँ? बच्ची बच्चा आपका कोई है? नहीं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब 2 साल पूरे हो गए थे उस वक्त आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती थी, बशर्ते कि आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लिया हो। तो बहरहाल अगर आपको हस्बैंड के साथ रहते हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो जाए और हस्बैंड सपोर्ट करे, फिर तो डेफिनेटली होता है आपको स्टे मिल जाने का। लेकिन अगर 4 साल हो गए तो आप अपने राइट पे भी अप्लाई कर सकती हो। हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि जी पहले हस्बैंड ने एक्सटेंशन सिर्फ 2 साल की कराया, अभी फिर कराना चाहता है, लिहाजा आप अप्लाई करना चाहती हैं तो आप एप्लीकेशन अपने तौर पर भी कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे एक अंकल हैं, वो पाकिस्तान में होते हैं, वो यूके विजिट करना चाहते हैं। तो वो फर्स्ट अंकल तो नहीं है लेकिन वालिद के कजन है। तो वो अपने सारे एक्सपेंसेस खुद ही बर्दाश्त करना चाहते हैं। उनके अकाउंट में पाकिस्तानी को 20 लाख के करीब भी है और वो एक्चुअली अपने एक डोमेस्टिक वर्कर को साथ लाना चाहते हैं। तो ये कोई अभी है रूल या बंद हो गया, डोमेस्टिक वर्कर को ला सकते हैं? और क्या उनको जनरल विजिटर अप्लाई करना चाहिए या फैमिली विजिटर अप्लाई करना चाहिए? ये काइंडली 2 सवाल हैं, इनका जरा जवाब दे। थैंक यू। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में डोमेस्टिक वर्कर अकेले आदमी के साथ